प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे पर होगा आधे घंटे का एयर शो। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट करेंगे शौर्य का प्रदर्शन। उद्घाटन से पहले एक्सप्रेसवे पर क्यों शुरू हुई सियासी जंग, क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसदीय कमेटी की बैठक में क्या फैसला लिया गया और गढ़चिरौली ऑपरेशन में शामिल जवानों को कहां सम्मानित किया गया। देश की सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस फाइटर जेट से दोपहर करीब 1:15 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का भाषण और आधे घंटे का एयर शो होगा, जिसमें देश के फाइटर जेट देश का दम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आज होने वाले पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सीएम योगी ने कल अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने पीएम मोदी के लिए बनाए गए मंच, जनसभा स्थल, एयर स्ट्रिप पर एयर शो के लिए बने पीएमओ कैंप, सेना कैंप और अन्य कैंपों का बारीकी से जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने एयर स्ट्रिप पर कैमरा लगाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले ही सियासी अखाड़े का केंद्र बन गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी इसे बनाने का क्रेडिट लेने की होड़ में आमने सामने आ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां एक्सप्रेसवे को अपना बताते हुए कार्यकर्ताओं से इस पर साइकिल दौड़ाने की अपील की है, तो वहीं बीजेपी ने इसे अखिलेश की हार की हताशा करार दिया है। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल परिसर में पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि ऑडिट दिवस का मकसद देश में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी के योगदान को सबके सामने लाना है। इस मौके पर पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर कहा कि केंद्र सरकार इस महीने राज्यों को 95,082 करोड़ रुपए टैक्स के हिस्से के रूप में देगी, जिसमें एडवांस किस्त भी शामिल होगी। फिलहाल टोटल संग्रहित टैक्स में 41% हिस्सा राज्यों को 14 किस्तों में दिया जाता है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि क्रिप्टो करेंसी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। समिति ने भ्रामक विज्ञापन, टेरर फंडिंग जैसी तमाम खामियों की रोकथाम के लिए इसे उचित तरीके से लागू करने पर जोर दिया। 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर खोला जा सकता है। पंजाब बीजेपी नेताओं ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री ने इस पर सकारात्मक रूप से विचार करके जल्द फैसला लेने का भरोसा दिया है। पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण के चलते कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों को मार गिराने वाले C-60 कमांडो को राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने 51 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। शिंदे ने ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान भी किया। स्पेशल कमांडो टीम ने 50 लाख के इनामी समेत 26 नक्सलियों को मार गिराया था। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटी का शव सोमवार को छत्तीसगढ़ में उनके गृह जिले रायगढ़ लाए गए। रायगढ़ शहर के लोगों ने भारी तादाद में एयरपोर्ट पर मौजूद रहकर शहीद को अंतिम विदाई दी और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से आज भी राहत नहीं है। आज भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में ही शामिल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आज केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोर्ट के सामने प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी अपनी योजनाओं को रखेगी। आज पर्यावरण मंत्रालय की दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक है। इसी बैठक में कोर्ट के सामने रखी जाने वाली योजना तैयार होगी। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हवा से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानते हैं टॉप 9 सांस पर संकट में। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं मिलने वाली है। कल के मुकाबले हालात थोड़े और खराब भी हो गए हैं। प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में ही बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे AQI लेवल 331 मापा गया है, जबकि कल सुबह हवा की गुणवत्ता का स्तर 318 था। दिल्ली के पास नोएडा में AQI का स्तर 362 मापा गया है, जबकि गुरुग्राम में हालात और भी खराब है। यहाँ हवा की गुणवत्ता 362 दर्ज की गई। प्रदूषण से निजात दिलाने और इसको कम करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी योजनाएं बतानी हैं। कल हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रदूषण को काबू करने के लिए हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए थे। जानलेवा प्रदूषण को लेकर दोनों सरकारों के हलफनामे पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदूषण को काबू में करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में दमघोटू हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल आपात बैठक बुलाई। मंत्रालय में हुई बैठक में भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण को लेकर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इसी बैठक में ये तय हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक अहम बैठक की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण पर कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार को एमसीडी पर जिम्मेदारी फेंकने पर कड़ी फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि आप ब्लेम एमसीडी पर डाल रहे हैं। क्या एमसीडी के 65 मशीन डस्ट साफ करने के लिए पर्याप्त हैं? आप जो रेवेन्यू जमा कर रहे हैं उसका अपने स्लोगन पर कितना खर्च कर रहे हैं? इसका ऑडिट कराने के आदेश देने के लिए हमें बाध्य न करें। केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने से केवल 4% ही प्रदूषण होता है। हालांकि इस पर याचिकाकर्ता आदित्य दुबे के वकील ने केंद्र पर सच छिपाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकार से कहा कि किसानों से बात कर कम से कम 1 हफ्ते के लिए पराली न जलाने के लिए तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार का हलफनामा किसानों पर आरोप लगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली में 76% प्रदूषण धूल, परिवहन और इंडस्ट्री की वजह से होता है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोनों सरकारें 2 दिनों के लिए ट्रक की एंट्री की बात कर रही हैं। क्यों नहीं 2 दिन के लिए गाड़ियों पर ही बैन लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में कहा कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके व्यापक असर के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के अधीन वाले इलाकों में भी लॉकडाउन लगाने होंगे। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने मेट्रो और डीटीसी अधिकारियों से दोनों सेवा की फेरे बढ़ाने पर भी सुझाव मांगे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल को विज्ञापन मंत्री बताते हुए सबसे नाकाम मुख्यमंत्री करार दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण से बचने के लिए खुद केजरीवाल पंजाब, हरियाणा और गोवा घूमते रहते हैं और दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने काम के बजाय सिर्फ विज्ञापन दिए हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर किसने की तोड़फोड़ और आगजनी। घर में आग लगाने पर सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर रखने की मांग किसने की और कहां लगे गांधी के हत्यारे गोडसे जिंदाबाद के नारे। राजनीति से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड के नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ और आगजनी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें एक नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम आज इस मामले की गहनता से छानबीन करेगी। सलमान खुर्शीद के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की थी। अपने घर में तोड़फोड़ के बाद सलमान खुर्शीद ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। जिसने मेरे घर में आग लगाई उसकी तुलना किससे करें? अगर मैं होता तो वो मुझे भी जला देते। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की भी मांग की है। देश से धीरे धीरे गुलामी के प्रतीक सभी शहरों के नाम बदल दिए जाने चाहिए। लल्लू सिंह ने कहा कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर किया जाना बहुत जरूरी है। अभी नीतिगत विषय सब पर हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये लक्ष्मणपुरी है, सब जानते हैं। लक्ष्मण जी ने लखनऊ बसाया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जैन समाज के एक व्यक्ति के घर में पैर धुलवाने और आरती करवाने की तस्वीरों को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद कुलदीप बिश्नोई ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि अंधेर नगरी चौपट राज, मत भूलो एक दिन नहीं रहेगा ये तख्तो-ताज। हालांकि जिस व्यक्ति ने अनिल विज के पैर धोए उसने इसे जैन समाज की परंपरा बताया है। कहा आने वाले हर सम्मानित व्यक्ति के पाँव गर्म पानी से ही धोए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा गूंजा। हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय में नाथूराम गोडसे की नई मूर्ति की पूजा की। हिंदू महासभा ने 15 नवंबर को गोडसे और नारायण आप्टे का 72वां बलिदान दिवस मनाया है। प्रशासन ने इससे पहले हिंदू महासभा की बनाई गई गोडसे की मूर्ति जब्त कर ली थी। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटी है। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल इस महीने में तीसरी बार आज गोवा पहुंचने वाले हैं। केजरीवाल शाम 7 बजे बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्णा राव राणे को आम आदमी पार्टी में शामिल कराएंगे। राणे गोवा की पोरियम विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं। उत्तराखंड यात्रा पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल चमोली के सवार से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने राफेल सहित कई अत्याधुनिक उपकरण खरीदकर सेना को मजबूत बनाया है। जेपी नड्डा आज रुद्रपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में रणनीतिक बैठक होगी। इसमें उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वे राजधानी देहरादून में देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे। सिसोदिया कल उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी जाएंगे।
शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने गांधी परिवार का समर्थन करने वाले हर सिख को पंथ का गद्दार कहा। सुखबीर ने कहा कि जिस गांधी परिवार ने गुरु घर में सेना भेजी, उसी का लोग समर्थन कर रहे हैं। गांधी परिवार का झंडा उठाने वाला हर व्यक्ति धर्म का गद्दार है। सुखबीर बादल ने पंजाब में अफीम की खेती करने के बयान पर नवजोत कौर पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अफीम की जरूरत होगी। कहा पाकिस्तान की हनी ट्रैप का हुआ शिकार, सेना का जवान जासूसी में हुआ गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर बड़ी बैठक। दिल्ली में 3 महिलाओं की संदिग्ध हालात में शव मिलने से मचा हड़कंप। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ओएसडी कोरोना से हुए संक्रमित। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने सेना के जवान गणेश प्रसाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सेना के जवान पर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। हनी ट्रैप का शिकार गणेश प्रसाद पाकिस्तानी महिला को कई गोपनीय जानकारी भेज चुका है। इसके खिलाफ गोपनीयता अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज की गई है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल समीक्षा करेंगे। हाल ही में राज्य में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। नीतीश ने बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए कहा कि कुछ लोग शराबबंदी को लेकर उनके खिलाफ हो गए हैं। तेजस्वी ने आज होने वाली बैठक को भिक्षा बैठक करार दिया है। दिल्ली की द्वारका की डाबरी के सेक्टर 2 में एक 23-24 साल की युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती का शव नाले से मिला है। शुरुआती जांच से लगता है कि हत्या के बाद युवती की पहचान छिपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि युवती का चेहरा भी जला हुआ है। पुलिस युवती की पहचान कराने और CCTV के जरिए आरोपी की तलाश करने में जुटी है। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके में 2 हाउसमेट के शव मिले हैं। मृत पाई गई दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली हैं। घर में बुजुर्ग दंपति रहते हैं। अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर दोनों की मौत एक साथ कैसे हुई, लेकिन दोनों का गला दबाकर हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और मुरादाबाद में खुलेआम फायरिंग को लेकर हड़कंप मच गया। मुरादाबाद के सराफा बाजार में एक व्यापारी की दुकान के बाहर बाइक सवार 3 बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग कर फरार हो गए। व्यापारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उधर फिरोजाबाद में जन्मदिन के जश्न में एक युवक की फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही है। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर पॉइंट्समैन शिवजी सिंह की सतर्कता और बहादुरी ने एक यात्री की जान बचा ली। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक यात्री ट्रेन में सवार होने के दौरान गिर गया और पटरी और बोगी के बीच के गैप में फंस गया। पॉइंट्समैन ने फौरन दौड़ते हुए उसको खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यात्री ने जान बचाने के लिए पॉइंट्समैन का शुक्रिया जताया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ओएसडी सुधीर नाइक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित हुए ओएसडी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीएम के निवास मातोश्री और सरकारी आवास वर्षा से जुड़े बाकी स्टाफ का भी कोविड टेस्ट कराया गया है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए केस में इजाफा हुआ है। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के धार्मिक स्थलों, गार्डन और स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में खुले में अंडे और नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी है। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने ये फैसला लिया है। इससे पहले गुजरात के राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़ और भावनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी खुले में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाई है। मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सर्विस स्टेशन में कल रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद सर्विस स्टेशन में लगी आग पर काबू पाया। सर्विस स्टेशन में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग में कई मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जलकर खाक हो गया। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 आतंकी ढेर। श्रीनगर में आतंकी जिस मकान में रहते थे उसका मालिक भी आतंकियों की फायरिंग में मारा गया। चीन क्यों बना रहा है खास रॉकेट लॉन्चिंग जहाज, और बलूचों ने कहा किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के चलते श्रीनगर बारामूला मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इससे पहले गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। अमेरिका और रूस के बाद दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी तीनों सेनाओं को महाविनाशक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन ने 250 मिसाइलों का परीक्षण किया, जो कि पूरी दुनिया में किए गए मिसाइल परीक्षणों से ज्यादा है। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का टेस्ट किया है। चीन दुनिया के लिए आफत का सबब बनने से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन एक ऐसा खास रॉकेट लॉन्चिंग जहाज बना रहा है जिससे समुद्र से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया जा सकेगा। न्यू टाइप रॉकेट लॉन्चिंग जहाज निर्माण के लिए शेंडोंग प्रांत के हयांग में नई चीन ओरिएंटल स्पेस फोर्ट के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। नया जहाज 2022 में सेवा में शामिल हो जाएगा।
पीएलए के सैनिकों को भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें पीएलए सैनिकों को सीसीपी के प्रति वफादारी के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चीन में वापस लाने की कसमें खिलाई गई। इमरान खान का अमेरिका के खिलाफ बयान देना और चीन से बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती है। पाक सांसदों ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश कभी भी कहर बरपा सकते हैं। सांसदों के मुताबिक पहले पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाता था। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये उतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कत्लेआम के विरोध में दुनिया में पाकिस्तान विरोध ने जोर पकड़ लिया है। इसी के तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शन किया गया। बलूच लोगों का कहना था कि पाक सरकार बलूचों की आवाज दबा रही है और उन्हें मारा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पाक सरकार से बलूचों को मारने की बंद करने की मांग की। पाकिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात में इस साल करीब 90% की गिरावट दर्ज की गई। इस साल अब तक पाकिस्तान से कुछ लाख रुपए की ही वस्तुओं का निर्यात भारत के लिए किया गया, जबकि पिछले वित्त साल में ये आंकड़ा $1.035 मिलियन था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक इस साल निर्यात में करीब 14% की गिरावट आई है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने के लिए पाकिस्तान के पूर्व न्यायाधीश साकिब निसार ने वहां की हाई कोर्ट के एक जज पर दबाव बनाया था और कहा था कि 2008 के आम चुनाव से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 संदिग्ध पैकेट बरामद किए। बीएसएफ के मुताबिक ये पैकेट धान की खेत में पाए गए हैं, जिसमें संदिग्ध रूप से हेरोइन होने की आशंका है। बीएसएफ के मुताबिक इस इलाके में इस साल तीसरी बार ये जब्त किया गया है। दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की बात, क्या दुनिया में घटेगा तनाव? इजरायल ने ट्वीट के जरिए क्या दिया है संदेश? साउथ चाइना सी में ताइवान ने चीन पर कैसे किया पलटवार? यूक्रेन को लेकर फ्रांस ने रूस के राष्ट्रपति से क्या कहा? रूस का नया विध्वंसक विमान कौन सा है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। अमेरिका और चीन में तनाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली बार वर्चुअल बैठक हुई। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ बाइडेन ने जिनपिंग के सामने ओपन साउथ चाइना सी का मुद्दा उठाया। साउथ चाइना सी और ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच भारी तनाव है। चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता रहा है, साथ में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी दखल का भी विरोध करता रहा है। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने और भारत के खिलाफ साजिश में जुटे पाकिस्तान को इजराइल ने ट्वीट के जरिए बड़ा संदेश दिया। इजरायली राजनयिक के अपने ट्वीट में हिंदी में जय हिंद और जय इजराइल का नारा लिखा। इसके साथ ही एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 1971 युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं। जनरल नरवणे इस समय इजराइल के दौरे पर हैं। दक्षिण चीन सागर में ताइवान के खिलाफ चीन की घेरेबंदी बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए ताइवान ने अपनी 2 सबसे उन्नत पनडुब्बियों में से एक को स्प्रेटली द्वीप के पास समुद्र में तैनात किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने अपने विवादित दक्षिण चीन सागर द्वीप ताइपिंग के पास रक्षा अभ्यास में भाग लेने के लिए हाईलंग पनडुब्बी भेजी है। यूक्रेन को लेकर फ्रांस और रूस आमने सामने आ गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार हैं। दोनों नेताओं ने कल फोन पर बात की। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास बड़ी तादाद में टैंक, तोप और सैनिक की तैनाती की। रूस के इस कदम से नाटो देशों को यूक्रेन पर हमले की आशंका है। रूस ने अपने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का शुरुआती मॉडल दुनिया के सामने रखा। ये विमान दुश्मन के रडार की नजर में नहीं आता और अन्य अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये विमान 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2026 में इसके पहले बैच का उत्पादन होगा। अमेरिका और नाटो देशों से बढ़ते तनाव के बीच रूस अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। पोलैंड सीमा पर बढ़ते शरणार्थी संकट और बेलारूस के युद्धाभ्यास के बाद विवाद अब जंग की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका और नाटो देश पोलैंड की मदद कर रहे हैं। इस बीच बेलारूस ने बॉर्डर पर लगी फेंसिंग काटने के लिए शरणार्थियों को उपकरण दे दिए ताकि वे यूरोपीय देशों में पहुंच बना लें। हालात को देखते हुए पोलैंड ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच भी टेंशन बढ़ती जा रही है। पेंटागन ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में ईरानी हेलीकॉप्टर ओमान की खाड़ी में USS एसेक्स के 25 गज भीतर आ गया था। इससे पहले 42 सेकंड्स के एक वीडियो में ईरान ने अपने एक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत USS एसेक्स के बिल्कुल करीब से उड़ता हुआ दिखाया था और कहा था कि खाड़ी में हम ताकतवर हैं। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी ने बेलारूस में शरणार्थी संकट पर चर्चा करने के लिए कल बगदाद में यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मार्गारिटिस शिनास से मुलाकात की। उन्होंने बेलारूस पोलैंड सीमा सहित यूरोप के कई देशों में फंसे इराकी नागरिकों के हालात पर चर्चा की।
इंग्लैंड के लिवरपूल में महिला अस्पताल के बाहर हुए धमाके में टैक्सी ड्राइवर की बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई। ड्राइवर ने एक संदिग्ध आतंकी को अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया था और थोड़ी ही देर में जबरदस्त धमाका हो गया। धमाके में सुसाइड बॉम्बर की मौत हो गई और टैक्सी ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।